बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल पूरी रात हमने आपको फील्ड से रिपोर्ट किया, क्या पार्लियामेंट, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या मौलाना फजल रहमान का घर, हर जगह पर जाकर लम्हा व लम्हा हमने आपको अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए ख़बरें देते रहे। और कल रात ही मैंने आइनी मुसवदा आपके सामने ब्रेक कर दिया था, जो किसी वफाकी वज़रा के पास नहीं था, जो किसी हुकूमती शख्सियत के पास नहीं था, और इवन के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी शायद उसको मुकम्मल तौर पर नहीं जानते थे कि आइनी मुसवदा इतना खुफिया रखा गया था। लेकिन रात को मैंने आपको बता दिया था कि इस आइनी मुसवदे में क्या कुछ चीज़ें हैं, और फिर आपको मैंने ये भी बता दिया था कि ये आइनी तरमीमी पैकेज जो है वो किसी सूरत पास नहीं होगा। और मौलाना फजल रहमान साहब डट गए हैं। हमें उनके करीबी तरीन ज़राए ने फ़ोन करके कल रात 9 बजे बता दिया था कि आज कुछ नहीं होने वाला और ये जो खेल है वो अब बिगड़ चुका है। तो जनाब, मैं कुछ अब बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो हमारे ज़राए ने आज हमें कन्फर्म कर दी हैं कि इमरान खान जनाब बाल बाल बच गए। आइनी तरमीमी बिल जो है वो उड़ गया है और ताकतवर हार गए हैं। ये मामला और माजरा क्या है? आइनी तरमीमी बिल जो आज पेश नहीं किया जा रहा, अब वो कब पेश किया जाएगा, किस तरह से उसको पास करवाया जाएगा, अगला मरहला तो ये है। तो इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब इस वक्त जो वकला हैं उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है। वकला तहरीक जो किसी भी तहरीक को कामयाब करने के लिए वकला को की बहुत अशद ज़रूरत होती है। तो वकला के हवाले से बड़ी अहम तरीन खबर है कि उन्होंने किस तरह से कंट्रोल संभाला है। वो डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखूँगा। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हंगामी सूरत हाल बर्पा हो गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन और काजी फायद ईसा साहब किस तरह से उड़ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट अचानक क्यों खुली है, ये मामला क्या है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, परसों जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो वज़ाहती नोट था उसने पूरी की पूरी जो खेल है उसको ख़त्म कर दिया था, जो आइनी पैकेज आने जा रहा था। अब मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का जो वज़ाहती फैसला सामने आया है, ज़ाहिर है उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन में इलेक्शन कमीशन नहीं जा सकता, ना कोई और पार्टी इसमें रिव्यू पिटीशन डाल सकती है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 8 जजेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला सुनाया था, उन्होंने कोई तफसीली फैसला जारी नहीं किया बल्कि वज़ाहती नोट जारी किया था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया है। और ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन ने मुशावरत जारी रखने का फैसला किया है। इजलास में मेंबरीन इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम ने इसमें शिरकत की है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो बुरी तरह से इस वज़ाहती फैसले के बाद फंस चुका है और उनको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये अपने वज़ाहती फैसले में लिखा है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करता तो उनको सख्त कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। अब आज से कल रात से जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर हिजानी कैफियत थी, छुट्टी के रोज़ रात के अंधेरे के अंदर एक वारदात जो है वो डालने की कोशिश तो हुई। अब वो छुट्टी के दिन सारा कुछ क्यों किया जा रहा था कि अगर हम इतवार को ये आइनी पैकेज मंजूर करवा लेते हैं सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी, तो सुप्रीम कोर्ट से के तमाम तर इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में उस पैकेज को पीटीआई जो है वो चैलेंज नहीं कर सकती। तो छुट्टी के दिन और रात के अंधेरे में हम ये वारदात डाल दें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में सारा कुछ नहीं होगा। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि आइनी मुसवदा जो है उसको खुफिया रखा गया था। आइनी मुसवदे में क्या कुछ था, उसमें आर्मी चीफ साहब की 5 साल की एक्सटेंशन थी। आप मोहम्मद बिन सलमान मॉडल भूल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को उससे ऊपर जनाब आपने उसका नाम तब्दील करके वफाकी आइनी अदालत आपने करना था, नई अदालतें बनाई जानी थी, सीधी सीधी फांसियाँ होनी थी। और मौलाना फजल रहमान जो है वो रात को इस पॉइंट पर अड़ गए थे कि जनाब मैं कुछ नहीं करूँगा, और उनकी जो तकरीर है उसने बड़ा वाज़ेह पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को पहुँचा दिया था। तो अब वफाकी वज़ीर कानून आसिम अली तारड़ साहब जो है वो कहते हैं कि ड्राफ्ट तब सामने लाया जाता है जब बिल ऐवान में पेश हो, यानी कि कल रात तक तो इनके पास भी ये ड्राफ्ट मौजूद नहीं था। अब ये ड्राफ्ट किसने बनाया, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है कि मुल्क के वफाकी वज़ीर कानून के पास अगर ये ड्राफ्ट मौजूद नहीं है तो फिर ये ड्राफ्ट बनाया किसने है, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ को फौरी चीफ जस्टिस से जोड़ दिया गया, आइनी अदालत के क़याम की मनफी तशरीह की गई और कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम दलेरी के साथ लेकर आएंगे और अपोजिशन से कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, मुल्क की डायरेक्शन पार्लियामेंट ने तय करनी है। मेरे जहन में कोई वहम नहीं है कि कानून साज पार्लियामान का अख्तियार है वो आइनी ढांचे के अंदर रहते हुए
ہوئے جو مناسب قانون سازی کرے وہ اس کا اختیار ہے۔ 25 کروڑ عوام نے پارلیمان کو یہ اختیار دیا ہے کہ انہوں نے سمت طے کرنی ہے۔ 25 کروڑ عوام میں سے ووٹ جو ہے آپ کو کتنا پڑے، 17 سیٹوں کا آپ وزیر اعظم نہیں آپ کا، اور آپ اپنی نشست جو ہے وہ جیتنے کے قابل نہیں ہیں، آپ لوگوں کے اندر جانے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ کس طرح سے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کو شرم سے ڈوب بنا چاہیے نا۔ اسد کیسے صاحب اس میں کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس ڈرافٹ نہیں، تو بتائیں یہ نسخہ کہاں سے آیا ہے؟ حکومتی نمائندوں کو پتہ نہیں تو آئینی ترمیم کا ڈرافٹ کہاں ہے؟ پارلیمنٹ کا جس طرح مذاق بنا اس کی مذمت کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو ربڑ سٹامپ کی طرح استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک قاضی کو بھی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا، اور اب آپ کو وہ جلد کوڑا دان کے اندر جو ہے وہ ملے گا۔ تو یہ اس پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے۔ اور اب جو خبر میرے پاس موجود ہے وہ بڑی اہم ترین خبر ہے کہ اس وقت جناب آئینی ترمیم پیکج جو ہے وہ اڑ گیا ہے، وہ اس کو اڑا دیا گیا، کیونکہ آج بل پیش کیا جانا تھا، 4-5 بجے صبح یہ اجلاس ہونا تھا، پھر یہ اجلاس مؤخر ہوتے ہوتے اب سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت تک جو ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ مولانا غفور حیدری نے پریس کانفرنس کی کہ ہم 1 مہینہ لیں گے، اس آئینی مسودے کو اس کو انالائز کریں گے، اس پر ہم دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم جا کر کوئی فیصلہ کریں گے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج 16 ستمبر ہے، 1 مہینہ اگر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی 25 اکتوبر کو، اگلے ماہ کی 25 اکتوبر جو ہے چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے، اور 26 کو نئے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ، جس کا راستہ روکا جا رہا ہے کہ 5 ججز کا پینل ہوگا، اور پھر اس میں سے ہم سلیکٹ کریں گے کس کو جو ہے وہ چیف جسٹس بننا چاہیے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کا بیسیکلی راستہ روکنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تو آج سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو چکا ہے، اور اگر سینٹ سے یہ بل پاس نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی صدر کے پاس بھی نہیں جائے گا، اور پھر یہ بل جو ہے وہ آئین کا حصہ نہیں بنے گا، نہ اس پہ ترمیم ہو سکے گی۔ تو اس کے لیے 2/3 تو چاہیے، حکومت کے پاس 2/3 اس وقت نہیں ہے۔ تو اب سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور سینیٹر عرفان صدیقی کی آئینی ترامیم غیر معینہ مدت تک مؤخر ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اب قومی اسمبلی کا بھی اور سینٹ دونوں کا اجلاس یہ غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ ملتوی ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ قانون کرنے کے لیے مطلوبہ اکثریت مانگتا ہے، اگر حاصل نہیں تو کوئی قیامت نہیں آتی، آئینی ترمیم ہو جائیں گی، اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ اب یہ آئینی ترمیم پیکج جو ہے اس کا مسودہ وہ بھی لیک ہو گیا ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ حکومت کے 2-3 لوگوں کے پاس تھا، لیکن یہ مسودہ کس نے لیک کیا ہے، صحافیوں تک کیسے پہنچا ہے، بڑا عام ترین سوال ہے۔ یعنی کہ اندر سے بھی عمران خان کو سپورٹ تو ضرور ہے کہ یہ مسودہ لیک تو ہوا، تو لیک کرنے والا کون ہے؟ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو خود اس کو منظور کروانے والے ہیں وہ خود جناب بری طرح سے پھنس چکے ہیں، کیونکہ یہ اتنی خطرناک، اور اللہ تعالیٰ نے شاید پاکستان کو آج ایک بہت بڑے حادثے سے بچا لیا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس کے بعد اتنی خطرناک ترین صورتحال ہونی تھی، اتنی بڑی تباہی ہونی تھی ملک کے اندر، سیدھی پھانسیاں ہونی تھی، محمد بن سلمان کو آپ بھول جاتے، اس قدر صورتحال جو ہے وہ گھمبیر ہوتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ آئینی ترمیم بل جو ہے وہ اڑ گیا، اور طاقتور جو ہیں وہ آج بری طرح سے ہار گئے ہیں۔ عمران خان جو جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804، جس کو سزا دینے کے لیے آپ نے سارا کچھ کیا تھا، آج وہ سرخرو ہو گیا۔ اللہ الحق ہے، تو رات کو خبر میں نے دے دی تھی کہ اللہ الحق ہے، اجلاس مؤخر ہو گیا، رات کو میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اب آ جائیں کہ عمران خان جو ہیں وہ کس طرح سے بال جناب بچ گئے ہیں۔ ان کے ملٹری ٹرائلز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ملٹری کورٹس میں لے جایا جائے گا، ملٹری ٹرائل کے ذریعے پھر ان کو پھانسی دے دی جائے گی، اور اسی وجہ سے نئی عدالتوں کا قیام ہو رہا ہے کہ سیدھی پھانسیاں دی جائیں اور عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ بیسیکلی پلان یہ ہے اس آئینی پیکج کا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم بل ہے یہ تو پاس نہیں ہوا نا، اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیت گئے۔ اب عمران خان صاحب کس طرح سے بال بچیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی ممکنہ ملٹری حراست اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر آج سماعت ہوئی، اور اس کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وزارت دفاع کے پاس آج کے دن تک ملٹری حراست اور ٹرائل کی کوئی اطلاع نہیں ہے، کہ عمران خان کا آج کے دن تک نہ کوئی ملٹری حراست ہونی ہے، نہ کوئی ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مقدمے پر سماعت کی، اور دوران سماعت جج نے استفسار کیا کہ ملٹری حراست میں دینا ہو تو کیا طریقہ ہوتا ہے۔ سیاستدانوں اور فوجی افسر کے بیانات کی خبریں ریکارڈ پر لائیں گے، تو اگر بیانات کسی افسر کی طرف سے آئیں تو وہ سنیدہ ہیں۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وزارت دفاع کے پاس آج تک اس کی اطلاع نہیں ہے، اور وزارت دفاع کی طرف سے یہ بیان دے رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں آئی، اگر کوئی درخواست آتی تو پھر بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، تحریک انصاف کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی درخواست قبل از وقت ہے؟ آپ کی درخواست میں میں نے نوٹس جاری نہیں کیا بلکہ بیان طلب کیا تھا۔ اگر جواب آتا کہ ہاں ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو پھر بات آگے بڑھتی۔ ہم آج ایک الگ دور میں ہیں، آج کے دور میں الفاظ کی جنگ ہوتی ہے، عدالت آپ کو جو ہے بے چینی سمجھتی ہے، مگر ہماری حدود کو بھی سمجھیں، میرے پاس اس کیس میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر ملٹری ٹرائل عمران خان کا ہوتا تو پہلے عمران خان کو نوٹس دیا جاتا، پھر یہ کیس نپٹا دیتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بغیر نوٹس آسمانی
बिजली की तरह आता है तो फिर ऐसे नहीं होगा। और नैब के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने ड्रैकोनियन करार दे दिया है, लेकिन इसमें भी तरीकाकार मौजूद है। तरीकाकार पहले ये है कि सिविल अदालत चार्ज फ्रेम करेगी और ट्रायल अदालत अगर कहेगी तो केस मिलिट्री ट्रायल को भेजा जाता है, तो फिर नोटिस दिए जाते हैं, फिर ये मामला जो है वो आगे बढ़ता है। तो लिहाजा इमरान खान का अभी तक मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा, और आज के जो पैकेज है उसमें मिलिट्री ट्रायल की नोटिफिकेशन भी होनी थी, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से नोटिफाई उनको किया जाना था। दायरा अब आईनी तरमीम बिल जो है वो पास नहीं हुआ, तो अब ये इमरान खान के लिए कुछ बड़ी अहम और अच्छी खबर मौजूद है। अब आ जाएं कि इस सारे मामले को लेकर कल भी शोर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज नहीं किया, इस आईनी तरमीम बिल को। अब कल तो इतवार थी, अदालतें नहीं खुली हुई थी, और ये बिल कल जो है वो चैलेंज नहीं हो सकता था। तो कोशिश यही की जा रही थी कि कल रात को ही, इतवार के दिन, छुट्टी के दिन जो है वो इस आईनी तरमीम बिल को पास करवाया जाए, ताकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद ना हो और उसको वो जो है वो उसमें हम ये चैलेंज ना कर सकें। तो अब लिहाजा आज आईनी तरमीम बिल जो है वो पास नहीं हो सका। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बिल के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो जनाब दायर कर दी गई है, जिसमें वफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सैनेट और दीगर को फरीक बनाया गया है। शफकत महमूद शहाब सरकी, अब ज़ुबैरी, इश्तियाक अहमद खान, मुनीक काकड़ और दीगर की जानिब से हुकूमत की जानिब से लाई जाने वाली मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है, और दरख्वास्त में कहा गया कि अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात और अदालती अमूर को मुकद्दस करार दिया जाए, वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए, पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। दरख्वास्त में मजीद इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दे। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि आईनी तरमीम को इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए। तो लिहाजा ये कुछ आम चीज़ें हैं। और जजेस की रिटायरमेंट को लेकर आईनी अदालत में आर्टिकल 186, 185, 184 से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत होगी। तो अब देखते हैं मामला जो है वो किस जानिब जाता है, कि आप अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज कर दिया है, और ये सूरत इतनी गंभीर हो जाएगी कि अब हुकूमत के हाथ में मुझे कुछ और नज़र आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और हुकूमत पूरी तरह से लुट गई है। और डेफिनेटली चीफ जस्टिस और एक मुल्क की जो ताकतवर शख्सियत हैं, जो ताकतवर चीफ हैं, उनके बगैर इस हुकूमत का सर्वाइवल नहीं है। और लिहाजा जब उन दोनों को जब एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका रास्ता अगर आप नहीं रोक पा रहे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह को आप हल्का ना लें। उन्होंने आज बहुत बड़ी वारदात डाली है, और असल वारदात वो है, आपने उसको जनाब मिस नहीं करना। अब वकला ने जनाब अपना कंट्रोल संभाल लिया है, और ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है कि वकला क्या करने जा रहे हैं। आज हामिद खान साहब ने बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ 19 सितंबर को हम नई वकला तहरीक का ऐलान उन्होंने कर दिया कि 19 सितंबर को ये वकला तहरीक शुरू होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो ड्रामा हो रहा है, तारीख का बदतरीन ड्रामा है, उनके पीछे कोई और है जो आइन का जनाजा निकाल रहा है। पाकिस्तान के भर के वकला ये पैकेज पेश होने और पास होने से पहले ही इसे मुस्तरद करते हैं। हम किसी आईनी अदालत को नहीं मानते। आईनी अदालत बनाने के लिए हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ये आईनी अदालत है, और सुप्रीम कोर्ट के साथ खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मुल्क गिरफ्त जांच का ऐलान करने जा रहे हैं। हमारी जमात काला कोर्ट है। हम 2007 और 2013 की तर्ज पर तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं, 7 और 2002 की तर्ज पर। रबिया बाजवा एडवोकेट ने कहा कि खुफिया तरीके से या आईनी पैकेज लाने की कोशिश की गई। ये बड़ी शर्म की बात है कि जमहूरी हुकूमत में पार्लियामेंट के मेंबरान को यह मालूम नहीं कि आईनी पैकेज आ रहा है। जिस तरीके से पैकेज लाया जा रहा है, बज़ाते खुद ये जमहूरियत की नफ़ी है। ज़ाहिर है हुकूमत को इससे वो आगाही नहीं है। हुकूमत के अरकान को भी नहीं पता कि क्या पैकेज आ रहा है। उनके पास हुक्म आया है कि ये मंजूर करवाना है, और ये एक एक्सटेंशन ग्रुप है। काजी फाइसा अदलिया में इसकी सरबराही कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस गैर आईनी हुकूमत को दवाम दें, और पाकिस्तान के तमाम तबकात से अपील है कि बांग्लादेश की तरह इस माफिया के खिलाफ बाहर निकलें और अपना किरदार अदा करें जो सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। तो जनाब ये इस वक्त की सूरत हाल है। खेल बड़ा खतरनाक है, और खेल ताकतवरों के हाथ से निकल चुका है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, और इस जंग अपने लाजमी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।